घर खरीदना एक परिवार के लिए सबसे महंगा सौदा होता है, जैसे वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लुटाकर खरीदता है, कमाई का हिसाब लगाकर खरीदता है, हिम्मत जुटाकर हैसियत से ज्यादा खर्च करता है, जिंदगी भर की जमा पूंजी भी लगा देता है, और जिस दिन वो स्टैम्प पेपर पर साइन करता है उस दिन खुशियां मनाता है, मिठाइयां बांटता है, बावजूद इसके कि वो उसी दिन से ईएमआई के जाल में फंस जाता है। लेकिन जरा सोचिए उस परिवार पर उस दिन क्या गुजरती होगी जब स्टैम्प पेपर पर लिखकर उसे लूट लिया जाता है, बिल्डर पैसा लेकर भाग जाता है और होम बायर बैंक को कर्ज चुकाते रहने को मजबूर हो जाता है। आज हम उसी अकेले जूझ रहे परिवारों के हक की मुहिम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। और पहले एपिसोड में आपको इसी ठगी की पूरी कहानी बताते हैं जो आपके साथ भी या तो हो चुकी है या हो सकती है। इस सदी की शुरुआत में ही शहरों के नए विस्तार का युग शुरू हुआ था, जब धड़ाधड़ रियल एस्टेट की मशीनें चलने लगी थी। जगह जगह से धूल उड़ने लगी थी और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होने लगी थी। चकाचौंध तो तब फैली जब रियल एस्टेट को देश के बैंकों ने रफ्तार दे दी। बैंक दिलदार बने तो लोगों को लोन मिलने लगा, लोन मिलने लगे तो घरों के दाम आसमान छूने लगे। रियल एस्टेट में जबरदस्त उछाल आ गया, धड़ाधड़ हाउसिंग लोन जारी होने लगे, धड़ाधड़ फ्लैट बुक होने लगे। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये एक खतरनाक दुष्चक्र था, साजिश की अर्थव्यवस्था थी, जिसका गुब्बारा एक दिन ऐसा फूटा कि देश के लाखों परिवारों की किस्मत फूट गई। आज की तारीख में ऐसी फूटी किस्मत वाले घर के खरीदार सैकड़ों या हजारों में नहीं, लाखों में है। इस वक्त मैं जिस बिल्डिंग पर खड़ा हुआ हूं, इसकी तरह ही इनके सपने भी खंडर हो चुके हैं। देश के तमाम शहरों में खंडर के बगल में खंडर खड़े हैं। बिल्डर या तो भाग चुके हैं या फिर जेल में है। फ्लैट बायर लुट चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो बैंक का कर्ज चुका रहा है, सिर्फ इस उम्मीद और आश्वासन में कि एक दिन ये खंडर आबाद होंगे। हालात ये हैं कि सरकार को भी नहीं पता कि रियल एस्टेट के इस फ्रॉड के कितने शिकार हैं। 2019 में आई मीडिया रिपोर्ट्स में एक अनुमान जताया गया है कि सिर्फ 7 शहरों में ही 5,60,000 फ्लैट्स अधूरे पड़े हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को 2013 तक या उससे पहले लॉन्च किया गया था, और जिसे लेकर नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने 1000 विंडो खोलने का ऐलान किया, ताकि 4.5 लाख अधूरे घरों को पूरा किया जा सके। दरअसल ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2004 के बाद 2 दौर थे, जब उदारीकरण के मास्टर ने रियल एस्टेट को आसमान पर पहुंचा दिया। प्रॉपर्टी की कीमतें 5 गुना तक बढ़ गई, लेकिन 2 फैक्टर्स ने रियल एस्टेट को पाताल में पहुंचा दिया। मनमोहन सिंह की सरकार का जाना और फिर 500 और 1000 के नोटों का प्रचलन से बाहर हो जाना। अब सवाल है कि क्या इन दोनों फैक्टर्स के ना होने पर रियल एस्टेट आज भी जगमगा रहा होता? अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये उछाल एक ऐसा गुब्बारा था जिसे एक दिन फूट ही जाना था। अगर ये बड़ा होता जाता तो उसी अनुपात में लोगों को शिकार बनाता जाता, और फिर रही सही कसर नोटबंदी ने पूरी कर दी, जिसने काले धन को रियल एस्टेट में लगाकर सफेद करने वालों का सारा पैसा चलन से बाहर कर दिया। तो 2016 में जब नोटबंदी आई और कैश 500 और 1000 के नोट जब लोगों को मजबूरन बैंक में जमा कराने पड़े, तो मैं समझता हूं प्रॉपर्टी मार्केट में वो जो बबल था, जो पहले से ही फटने को तैयार था, वो एकदम फट गया। क्योंकि जो कैश में लोग अपने पैसे को ठिकाने लगाते थे, उस पैसे को संभाल के रखते थे प्रॉपर्टी में लगा के, वो उनके लिए ऑप्शन बंद हो गया। तो नोटबंदी से बहुत बड़ा अंतर आया। इस पूरे प्रकरण की मार लाखों परिवारों पर पड़ी, जिसमें औसतन 5 लोग होते हैं और अमूमन एक कमाने वाला होता है। लेकिन इन पर मार कितनी बड़ी है ये भी समझिए। एक स्टडी बताती है कि मुंबई में लोगों ने 12 साल की बचत डाउन पेमेंट में ही लगा दी थी, जबकि दिल्ली वालों ने 7 साल की बचत बुकिंग के वक्त ही झोंक दी। बाकी 6 शहरों का हिसाब आप खुद देख लीजिए।
अधिकतर लोगों ने डाउन पेमेंट में 50% से ज्यादा सेविंग्स गंवा दी, जबकि 13% लोगों की 80% से ज्यादा सेविंग्स स्वाहा हो गई। ऐसे लोग शहर दर शहर अपने सपने को सिर्फ मरते हुए देख सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अटके हुए हैं और जिनके बायर्स काफ़ी परेशान और बेहाल हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में से एक है विहान ग्रुप का विहान ग्रीन प्रोजेक्ट्स। साल 2013 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और ये वादा किया गया था बिल्डर्स की तरफ से कि 36 महीनों में बायर्स को उनके फ्लैट्स मिल जाएंगे। लेकिन अब साल 2020 हो चुका है, लेकिन अभी तक बायर्स को पोजीशन नहीं मिला है। बायर्स का साफ कहना है कि जब तक उन्हें फ्लैट नहीं मिल जाते उन्हें संतुष्टि नहीं मिलने वाली। ये वैल्यू प्लेटिनम जो बिल्डर हैं उनके द्वारा यहाँ पर 13 मंजिला इमारत बनाई जानी थी, साथ ही करीब 7 दुकान बनाए जाने थे। 2013 में ये काम शुरू हुआ था, लेकिन 2016 से ही काम पूरी तरह से ठप हो गया। और आप देखिए ऊपर की तरफ 13 मंजिला जो इमारत बनाई जानी थी उसमें से 5 से 7 मंजिल तक ही काम हो पाया है। उसके आगे कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल ठप हो गया। मैं इस वक्त पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में मौजूद हूँ। KSB ग्रीन्स नाम का प्रोजेक्ट है जो कि पिछले अगर हम कहें 5 साल से ऐसे ही बंद पड़ा है। यहाँ पर बाहर बैंक का नोटिस भी लगा है। बैंक से लोन लेकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। जनता की गाड़ी कमाई से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की बात की गई थी। ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं इसको दिखाकर कई लोगों से लाखों रुपए लिए गए। उनको बताया गया कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उनको पैसा देना होगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये आधा अधूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर खड़ा है। TV9 भारतवर्ष इस समय गोमती नगर इलाके में है। गोमती नगर का पार्श्वनाथ प्लानेट ये प्रोजेक्ट है जो कि 14 साल बाद भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तमाम लोग ऐसे हैं जो कि अब उम्मीदें छोड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 2006 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था जून 2010 में। लेकिन आज 10 साल बाद भी अगर कहा जाए तो अभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। शहर शहर बदहाल हैं, लाखों परिवार परेशान हैं। लेकिन बिल्डर के बाद बच गया एक ऐसा विलन भी है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है होम बायर्स को लोन देने वाले बैंक, जिसने लोन देने से पहले खरीदारों की हैसियत देखी, फिर घर मिले या ना मिले उनकी EMI कटती रही। बैंक ने हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार करने वालों की भी हैसियत देखी, तो प्रोजेक्ट डूब जाने पर उनकी जवाबदेही क्यों नहीं बनती? जानेंगे क्या बैंक और बिल्डर का कोई नेक्सस भी होता है? पूरे देश के होम बायर्स से उनका दर्द समझने की कोशिश करेंगे। आगे रास्ता क्या है? जिम्मेदार कौन है? बिल्डर, बैंक, सिस्टम या तीनों? हमारी पड़ताल अभी जारी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।